अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। यस, कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ रूटीन भी कुछ चेंज हो गया था, इसलिए आज सुबह उठने में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप किसी और टाइम पे काम शुरू कर देना तो आपका सारा दिन उस हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। यू नो, आई वाज डूइंग कैपिटल टॉक दीज डेज, सो मुझे आज दोबारा से अपने शो में वापस आना था। सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी थी कि फाइनली आई विल गेट टू स्पीक टू यू गाइस। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम आपसे बहुत सी वो बातें करते हैं जो किसी और जगह पर नहीं कर सकते। जल्दी से कोविड के कुछ स्टैट्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बाय द वे, हुमा इज ऑन लीव टुडे, शी विल बी बैक सून, एक दो दिन में बस। सो 83 लोगों की 24 घंटों में जान चली गई है इस वबा की वजह से, और 1893 केस सामने आए हैं। वैक्सीनेशन का बड़ा चर्चा है, बहुत बात हो रही है, बड़ा इंकरेज किया जा रहा है। आज सदर मुमलिकत ने कहा है कि जुमे के खुतबे में भी उलमा कराम ज़रा किरदार अदा करें। ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी ट्विटर पे। एक डॉक्टर हैं फ़हीम यूनुस साहब, वो अक्सर कोरोना के हवाले से बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो है ना, वो बारिश में छतरी की तरह है। और अब छतरी तो आपके पास होती है, लेकिन आप छतरी लेकर तूफान में तो नहीं चले जाते जहाँ तुंदो तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही होती है। आप छतरी लेकर वहीं रहते हैं ना जहाँ पर ज़रा हल्की बारिश है, ताकि आपकी पे हिफाजत रहे और आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपने वैक्सीन करा भी ली है तो आप भीड़ में नहीं जाएंगे, आप शादियों में नहीं जाएंगे, आप गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, आप जलसे जुलूसों में नहीं जाएंगे, आप मजलिसों में नहीं जाएंगे। सो इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए जब तक कि एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का वैक्सीनेट ना हो जाए। वैक्सीनेशन का एक इनफरादी फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के इज्तिमाई फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द वैक्सीनेट हो सकेंगे तो हम धड़ल्ले से फिर हर जगह जा सकेंगे। सो एवरीबडी आउट देयर, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। और अब तो 18 साल से अबव भी आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने आप को। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं और नौजवानों के लिए पर्टिकुलरली एक स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी खबर आती है सोशल मीडिया पे, कुछ नौजवान होते हैं जो बहुत, मैं कहता हूँ ना समझ तो नहीं, लेकिन जज्बाती ज़्यादा होते हैं। एज का तकाजा भी होता है और वो बहुत सी बातें कर जाते हैं ना समझी में या फिर कम उम्री की वजह से, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको वो बातें 100 दफ़ा सोच कर समझ कर लिखनी चाहिए, क्योंकि लेटर इन द फ्यूचर जाके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं इन तमाम कही हुई और लिखी हुई बातों की। और इंटरनेशनली अब हमने देखा है दुनिया जिस तरह सेंसिटिव होती जा रही है। ये एग्जांपल सामने आ रही है कि 20 साल पहले किसी ने कोई ट्वीट की या 10 साल पहले कोई बात की और उसके बाद उसे वो बात आज हॉन्ट करने आ गई, और जिस पे उसको माफ़ी भी मांगना पड़ी और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ से हाथ भी धोना पड़े। सो ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, बी केयरफुल इन व्हाट यू से एंड व्हाट यू राइट, क्योंकि आप ही ने आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। सो आप देख रहे होंगे जो टॉप स्टोरी में एक तस्वीर थी ना, जिसमें कुछ खवातीन और एक बंदा जिसने सर पे वो पगड़ी सी पहनी हुई थी, एक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो थे। और हमने आपको बताया भी था कि जब ये इनकी तस्वीर माजी से निकल कर सामने आई तो इनको बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ी। और ये कोई कैरेक्टर बने हुए थे गालिबन किसी फेरी टेल का, अलादीन शायद, और उन्होंने अपने आप को ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ था। 2001 का ये किस्सा है। और फिर जब ऑलमोस्ट 19-20 साल बाद ये किस्सा जाकर बाहर निकला और वो कनाडा के वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो उन्हें बड़ी सुबकी और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड द वर्ल्ड इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। खैर, इस बारे में हम आपको और भी कुछ एग्जांपल्स देंगे और एक एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। आपको अभी से सोच लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले सिंध हुकूमत जो है वो ज़रा सख्ती करना चाह रही है वैक्सीन को लेकर। थोड़ा प्यार से समझाया जाए, नहीं समझ रहा, अब थोड़ी सख्ती भी की जाएगी। सिंध हुकूमत का यह मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना कराने वालों का एक्चुअली एक हल ढूंढा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जुलाई से रोकने की हिदायत कर दी है। यही नहीं बल्कि ताजरों को भी खबरदार किया है। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो ने ताजरों पर वाज़ेह कर दिया कि कारोबारी औकात में नरमी चाहते हैं तो अपनी और अपने अमले की वैक्सीनेशन करवाएं। अभी भी हमारे अस्पताल जो हैं मुतवातर जो है उसमें लोग आ रहे हैं और हमारे बिस्तर भर रहे हैं। अभी भी कराची में 11 या 22 या 26% केसेस की तादाद है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत एहतजाज करती हैं, लेकिन इसमें आम आवाम की बेहतरी है कि हम वो जो है वो सख्ती बरकरार रखें। जिन हजरात को अपना सेंटर्स खोलने, अपने शॉपिंग सेंटर्स, उनकी आज बढ़ा
बढ़ानी है या उनमें ज़्यादा नरमी लानी है तो उन्हें अपने पूरे अमले को वैक्सीनेट कराना चाहिए। अपने अमले को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। सिंध में कोरोना की शरह यकीनन बाकी मुल्क से ज़्यादा है। तमाम लोगों को ये बात समझना भी होगी, वैक्सीन लगवाना ही इसी में हल है, इसी में मुल्क कौम का भला है। सिंध हुकूमत अगर सख्त इक़दाम के साथ साथ इंसेंटिव्स की बाय द वे पेशकश करे ना तो इसके बेहतर नताइज शायद निकल सकते हैं। जैसे कि अब ग्लोबली बहुत से हमने जगहों पर देखा है, पर्टिकुलरली माई सिस्टर लिव्स इन दोहा, तो वो कह रही थी कि अब चूँकि नरमियाँ हो गई हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं तो हमारे यहाँ भी एक डेटा बेस सिस्टम है, निम्स जिसे कहते हैं, जिसमें आप वैक्सीन लगवाते हैं ना तो आपका जो कोड आता है वो उसमें अपडेट होता है और आपका स्टेटस जो है वो सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। आई थिंक एंड आई विश एंड आई होप कि वो उसकी कोई ऐप हो जो मोबाइल में आपके साथ मौजूद हो। तो बहुत से मुल्कों में जैसे कि यूएई वगैरह में भी कुछ जगहों पर या पर्टिकुलरली कतर वगैरह में वो सॉफ्टवेयर हर शख्स हर शहरी के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। और आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप किसी दुकान में जा रहे होते हैं तो आप अपना सॉफ्टवेयर में दुकानदार को या वेटर को या मैनेजर को वो स्टेटस दिखाते हैं कि आई एम फुली वैक्सीनेटेड। वो ग्रीन कलर का एक डॉट बना होता है, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। खैर कुछ इंसेंटिव हम चाह रहे हैं कि दे, बजाय इसके कि डराएं धमकाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल अभी है कैसी, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है और ओवरऑल मुल्क में परसेंटेज काफ़ी नीचे आ गई है। सिंध की सूरत हाल के बारे में आगाह करें और वैक्सीन की सप्लाई एंड डिमांड के बारे में भी बताइए। नहीं, सूरत हाल जो कोविड की है वो कुछ बेहतर तो हुई है। जो पाबंदियां कुछ लगाई गई थी, कारोबार पर रेस्ट्रिक्शंस थी, ईद के 7 दिन बाद हमने 2000 केसेस भी देखे 2 दिनों तक। लेकिन फिर जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुई तो उसके बाद इस वक्त जो पोजीशन है वो तकरीबन कोई 1000 के लगभग है। कभी कुछ नीचे चली जाती है, कुछ ऊपर आ जाती है। तो इस हवाले से तो बेहतरी है। जो हॉस्पिटल्स की बात आप कर रहे हैं उनमें जो जहां बेहतर इंतज़ाम है कोविड के लिए, एक सिंध गवर्नमेंट का इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल है, वो तकरीबन फुल है। जो एक्सपो सेंटर में हमारा मरकज़ है वहाँ पर भी पेशेंट्स ज़्यादा हैं। फिर आगा खान हॉस्पिटल या कुछ और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनके ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा है। बाकी अदरवाइज़ जो और सरकारी मराकज़ हैं वहाँ पर अभी गुंजाइश मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि सिंध हुकूमत ने पिछले 1 साल में काफ़ी स्ट्रेंथन किया है अपने हेल्थ सिस्टम को। जो कोविड के हवाले से हमने इंतजाम किए थे उसकी वजह से काफ़ी उसके अंदर गुंजाइश हमने पैदा की है। अच्छा गनी साहब, सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को अब अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि सैलरीज इन्हें जुलाई से नहीं मिलेंगी। ये मामला क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों की राय ये है कि इसमें धौस और डराने धमकाने के बजाय इनकरेज किया जाए, कोई रिजर्वेशन से दूर की जाएं, बताया जाए, आगाही दी जाए, शायद उसके बेहतर नताइज मिलें। देखिए, मुख्तलिफ तरीके हैं और मैं समझता हूँ कि इंसेंटिव देने की भी बात ज़ेर गौर आई थी और हो सकता है कि किसी मौके पर ये भी हो जाए। लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि आम जो आपकी हैं या करेंगे, क्योंकि उनको और कोई तरीका नहीं है कि आप पाबंद कर सकें कि आकर वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको आप पाबंद कर सकते हैं। आपके पास तरीक़ेकार मौजूद है कि उनको आप वैक्सीन की तरफ लेकर आएँ। इसके साथ साथ हमने जो इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी हम पाबंद बना रहे हैं और वो जिम्मेदारी उन इंडस्ट्रीज़ की है कि वो अपने मुलाजमीन को वैक्सीनेट करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस वबा से बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल उनको करवा सकें। तो मुख्तलिफ मॉडल्स होंगे, मुख्तलिफ तरीके होंगे। वैक्सीनेशन के मराकज़ बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, मोबाइल सिस्टम शुरू किए जा रहे हैं, 24 घंटे वैक्सीनेशन के मराकज़ बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एफर्ट्स कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले 3 महीनों में हम बहुत बड़ी तादाद में शहरियों को वैक्सीनेट करें ताकि इस वबा का जो असर है या जो नुकसान या ख़तरात जो होते हैं उसको कम से कम किया जा सके। अच्छा गनी साहब, सूबे में कोरोना पाबंदियों का नफाज कब तक जारी रहने की तवक्को है? ताजर बिरादरी बड़ा एहतजाज भी कर रही है इस सिलसिले में। एक सजेशन ये भी है कि आप कारोबार की टाइमिंग्स पर सख्ती करें और ताजरों के लिए साथ ही साथ बजाय उसके सख्ती करें कि आप इंसेंटिव का ऐलान करें कि जो ताजर खुद को और अपने अमले को वैक्सीन कराएगा वो जनाब 10 बजे तक दुकान खोल सकता है। नहीं, अब जो भी चीज़ें होंगी और जिनसे हमारी बातचीत हो भी रही है, तो एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि तमाम लोग अपने आप को भी
और उनके जितने मुलाजमीन हैं उनको भी वैक्सीनेट ज़रूर करवाएंगे। अगर हम रेस्टोरेंट्स को रीओपन करने जाते हैं तो वहाँ भी ये लाजमी होगा। अगर हम बाज़ार खोलने जाते हैं तो वहाँ भी ये लाजमी होगा। अगर हम मैरिज हॉल्स खोलने जाते हैं तो वहाँ भी ये लाजमी होगा। और भी इस किस्म के जितने जो शोबे हैं उनकी रीओपनिंग होगी तो उसमें ये एक बुनियादी शर्त होगी कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि शहरियों को भी समझाने की ज़रूरत है कि जितनी जल्दी वैक्सीनेट वो करवाएंगे उतना अपने आप को वो महफूज बनाएंगे, और जितनी वो ताख़ीर करेंगे वो अपने आप को भी मुश्किल में डालेंगे और अपनी वजह से और अपने अजीज़ों को, अकारों को, दोस्तों को, बच्चों को मुश्किल में डालेंगे। ऑलराइट, लेकिन क्विकली आपसे स्कूल से मुताल्लिक हम पूछना चाहते हैं, सिंस यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर। गनी साहब, मुख्तलिफ स्कूल्स की इंतज़ामिया ने इत्तलात हम तक ये आ रही हैं कि बच्चों को 7 जून से स्कूल आने की हिदायत कर दी है, एज इन मंडे ट्यूसडे से। तो क्या सिंध हुकूमत ने स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक अब तक कोई हतमी फ़ैसला किया है, या अगर कोई फ़ैसला नहीं किया तो कब तक कोई फ़ैसला एक्सपेक्टेड है? नहीं, हम आज या कल किसी में बैठ के इसमें मज़ीद बात करेंगे। देखें, एक तो सूबा सिंध में अब तक अगर आप गौर करें, स्कूल्स के हवाले से जितने फैसले हमने किए हैं वो चूँकि उसमें मशावरत बहुत ज़्यादा शामिल थी, तो वो फैसले दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर थे और उन पर अमल दरामद भी निस्बतन हमारे लिए आसान था और हमने फैसले बहुत जल्दी चेंज नहीं किए। एग्ज़ाम्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू था, वो सेटल हुआ, तमाम सूबों ने इस पर इत्तफाक़ किया कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। लेकिन 7 जून को स्कूल खुलने हैं या नहीं खुलने हैं, और अगर खुलने हैं तो कौन सी जमातों के खुलने हैं, ये ऐलान हम इंशाल्लाह एक आध दिन में कर देंगे। और ये कन्फ्यूजन अगर किसी एग्जाम में तो दूर कर देंगे, और जो भी ऐलान करेंगे वाज़ेह करेंगे। जो भी ऐलान करेंगे वो ज़ाहिर है कुछ दिन बाद मुशावरत से करेंगे, पर्टिकुलरली स्कूल से मुताल्लिक। बहुत शुक्रिया आपका। अदरवाइज़ NCOC की तरफ से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की भी बात की जा रही है। पंजाब वगैरह में स्कूल्स अब खुल गए हैं या आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी ऐसा लग रहा है कुछ रिलीव्ड हैं। जो एहतजाज का सिलसिला जारी था ना, वो जो 10th और 12th के पेपर्स के सिलसिले में ऐलान किया है वफाकी वज़ीर तालीम ने कि 4 सब्जेक्ट्स के या हाफ एज इन 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी इवैल्यूएटेड थ्रू एग्ज़ाम्स, तो उससे भी कुछ रिलीफ और कुछ सुकून आई होप के आया है, और सिलेबस और कोर्स भी कम कर दिया गया है एक कंसिडरेबल परसेंटेज के तहत। सो वो इशू ऐसा लगता है कि अब सेटल हो गया, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बात होती थी तालीम के सिलसिले में और तहफ़्फ़ुज़ात फिर स्टूडेंट्स के सामने आ जाते थे। सो आप हमें दोबारा से आज जियो पाकिस्तान TV पे ट्वीट करके बता सकते हैं कि आर यू गाइज लाइक सेटिस्फाइड राइट नाउ? अब तो कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। वी जस्ट होप कि अब ना हो कोई परेशानी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने क्या करना है जी? मेरे पास एक्चुअली 2-3 चीज़ें, तो मैं ज़रा सोच रहा था कि आपके साथ क्या शेयर किया जाए। जितनी इस गाने पे PSL एंथम पे शुरू में तनकीद हुई थी ना, माशाल्लाह उतना ही लंबा ये PSL खिंच भी गया, और ये गाना जितना जितना हमने सुना उतना और अच्छा लगना शुरू हो गया। एकदम से माहौल सा बन जाता है। लेकिन जनाब, माहौल तो अब बन ही जाएगा, क्योंकि तवील इंतज़ार और कशमकश के बाद आखिरकार PSL स्केड्यूल का ऐलान हो गया है। इवेंट 9 जून से शुरू होगा और अबू धाबी में ही होगा, और 8 जून तक प्रैक्टिस सेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत इफ्स एंड बट्स थे, बहुत येस एंड नोस थे, लेकिन इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है लाइव। बहुत शुक्रिया वसीम, आपके वक्त का। बताइएगा, आपने हमें भी डरा के रखा हुआ था सभी को, बिकॉज एवरीबडी वाज कंसर्न्ड, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तज्जियो तबसरों का सिलसिला भी जारी था। सो ये सारी चीज़ें आप लोग भी मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, या सिर्फ आप लोग अपने काम में लगे हुए थे कि जनाब एक के बाद दूसरी रुकावट, दूसरी के बाद तीसरी रुकावट? अच्छा, हमारा राब्ता ज़रा, जिसके अभी तो मेरी बात हो रही थी इनसे थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी ज़रा हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। आई गेस वी विल ट्राई टू डायल हिम अप अगेन, और जैसे ही बात करेंगे। वैसे जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जनाब हम तो बस यही लगे हुए थे कि, और दे वर वेरी होपफुल एट एवरी स्टेप कि ये काम हो जाएगा, ये इवेंट हो जाएगा। जनाब, कल जो हैं वो टीम्स प्रैक्टिस करती नज़र आई। इससे पहले कुछ हमने होटल की बालकनीज़ में भी लड़कों की तस्वीरें देखी, फिर वीडियो कॉल भी करते हुए नज़र आए एक दूसरे के साथ। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। ये तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, नेगेटिव टेस्ट के बाद क्वारंटीन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने क्वारंटीन किया है हैविंग कोरोना, एज इन मुझे भी कोरोना था और मुझे भी अपने कमरे में क्वारंटीन करना पड़ा, लेकिन कोरोना होने के साथ साथ क्वारंटीन करना भी मुश्किल था। तो ये तो माशाल्लाह कहते होंगे जनाब हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन जाहिर है कि
दिस हैड टू बी डन, बट अब फाइनली तमाम जो हैं रुकावटें, तमाम हर्डल्स ख़त्म हो गई हैं और फाइनली 9th से ये इवेंट या टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। पहले प्लेयर्स के मसले थे, फिर कहाँ लैंड करना है कहाँ नहीं करना, फिर क्वारंटीन के दिन कितने होंगे, फिर वो जो क्रू आ रहा था, टेक्निकल स्टाफ एंड ब्रॉडकास्टिंग क्रू मुख्तलिफ ममालिक से, उसके मसले थे, फिर शारजा की भी बात बीच में शुरू हो गई। अच्छा जी, राब्ता हो गया है। अच्छा, मैं तो बड़ी लंबी एक तफसील सुना रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली ये तफसील झेली है उनसे पूछ लेते हैं। वसीम, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, मैंने कहा हम तो यहाँ तज्ज़िये तबसरे खबरें सुनते जा रहे थे, आप लोग भी इस सबसे बाखबर थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या यू वर ओनली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड कि जनाब वी हैव टू मेक दिस हैपन? जी, हम पूरी ये कोशिश कर रहे थे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले से की थी, प्लानिंग भी हमने की थी, लेकिन थोड़ी चैलेंजेस भी आ गए थे हमारे आगे, तो वी डिड आवर बेस्ट टू ट्राई एंड ओवरकम दोस चैलेंजेस, बट वी नेवर गिव अप। टीम इधर काम करी थी, 2-3 हफ्ते हो गए थे उनके भी, तो वी वर ट्राइंग आवर वेरी बेस्ट टू मेक श्योर दैट we could get it on, but एक दो challenges थे, but alhamdulillah we got over those. अच्छा, it seemed like एक दो नहीं, बहुत multiple challenges थे। पहले वो क्वारंटीन का इशू था, फिर शारजा की बातें आना शुरू हो गई, फिर वो टेक्निकल स्टाफ जो कहीं और लैंड कर गया, फिर कहीं और मूव हो गया, लेकिन नाउ दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अब तो हमें कोई टेंशन नहीं देने वाले ना आप लोग? देखिए, हर वक्त तो टेंशन होती है working PCB, so that's just natural, I think, in cricket, ठीक है। एज एन इंस्टीट्यूशन तो लोग तो हर वक्त ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब मिस्टेक्स होते हैं सो ऑब्वियसली हाईलाइटेड क्वाइट बिग, सो आई थिंक हम कंप्लेसेंट नहीं होंगे। वी फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज गेटिंग द टूर्नामेंट ऑन। नेक्स्ट स्टेज ये है कि टू मेक श्योर दैट all the facilities are good, make sure the matches run smoothly, तो इसके ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं, और the team is actually waiting and planning and making sure that all अच्छा, ये वाले मैचेस भी वसीम साहब विदाउट स्पेक्टेटर्स होंगे, क्योंकि अब तो यूएई में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगवा भी ली है, या फिर ऐसा कोई सिलसिला है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो मे बी दे कैन एट सम स्टेज अटेंड द मैच? नहीं, देखिए, हर मुल्क तो एक थ्रेशोल्ड होता है उनका in terms of taking risk, and Abu Dhabi, the government have made it very clear here, the permission when they did, लेकिन there are certain protocols and requirements from our side. One of them is that we can't have any supporters in the ground. The strict quarantine भी है, वो इसके ऊपर check भी करते हैं, so we have to make sure that everything that we do is in line with the protocols. NCOC में पाकिस्तान में इधर NCMA है, and they are making sure that everything is followed in line with their approvals. अच्छा, इस दौरान आपका राब्ता हुआ प्लेयर्स से, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनसे, were they also desperate, या किसी स्टेज पे उनको भी लग रहा था कि probably this might not happen? मेरे ख्याल में देखिए, फ्रस्ट्रेशन भी थी, प्लेयर्स की फ्रस्ट्रेशन थी कि we've been waiting quarantine, तो जब हम we were over the line, every time we were over the line कुछ हो जाता था, तो whether it's the planes refusing permission to land, तो फिर उसके बाद फिर क्रू का भी इशू हो गया था, प्रोडक्शन क्रू का, तो आई थिंक थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी प्लेयर्स की कि हम इधर क्वारंटीन में, तो क्या हो रहा है, स्केड्यूल अनाउंस भी आपने भी नहीं की, तो we were managing things behind the scenes, but time was running out. तो पर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में तो हम गोल में पहुंच गए हैं, तो it was touch and go for a while, but we never gave up hope. अच्छा, सक्सेस इज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज़ नन, तो एक और बात यहाँ पे चल रही है, वो ये है कि शायद आप वाकिफ़ हों, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, ही इज़ अ प्रोविंशियल मिनिस्टर इन सिंध, वो कह रहे हैं कि जनाब अब सिंध हुकूमत ने, और उन्होंने पर्टिकुलरली पर्सनली बहुत पेन लेके बहुत लोगों से बात करके, ही ऑल्सो ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक दिस हैपन। ऐसा कुछ है, आपको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इल्म है? इस बात के हमें पता नहीं है, because we were working behind the scenes here, dealing with Sheikh Nayan, dealing with Abu Dhabi Sports Council or NCMA, सब इधर हम काम कर रहे थे, the PCB staff. I was speaking to the ambassador's office here, to the UAE, Pakistan's ambassador. तो पता नहीं पीछे से को काम हो रहा था, but I'm sure if he's saying there was, I'm sure there was, but जो I can only account for जो हम काम कर रहे थे। हाँ, आई एम श्योर अगर कोई काम हो रहा होगा तो ज़ाहिर है बैकग्राउंड में हो रहा हो, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, मुल्क को कौम के लिए काम है। अच्छा, आगे जो इंग्लैंड का टूर है, इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट दैट एनीवे, क्योंकि एक दो दिन आगे पीछे भी हुए हैं ना इसके?
जी नहीं अब्दुल्ला, क्योंकि पहला मैच तो 8 जुलाई में शुरू होगा, उधर जाकर उधर क्वारंटीन भी करना पड़ेगा इनको 10 दिन के लिए। तो वैसे 7 दिन का करेंगे तो प्रैक्टिस दे अलाउड टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द अदर 3 डेज। तो इधर से 25 तारीख निकल जाएंगे स्क्वाड इधर इंग्लैंड के लिए, तो फिर उधर बाय द 4th of July क्वारंटीन की खत्म हो जाएगी। दैट्स 3-4 days बिफोर द फर्स्ट मैच, सो ऐसे कोई इशू नहीं है। आज टीम का अनाउंसमेंट भी ऑल दो। अच्छा वसीम साहब, तमाम लोग अब पहुंच गए हैं, ऑल दोस पीपल जिन्होंने बाद में गए, पहले गए, क्योंकि कुछ किस्तों में जा रहे थे ना लोग यहाँ से भी। जी जी देखिए अब्दुल्ला, जैसे अब ऐसी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, यस लोग कहते हैं कि इधर आके अबू धाबी आके बैठते हैं लोग, ये पीसीबी के ये तो वो, लेकिन एवरीबॉडी हैज बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक। मैंने खुद विटनेस की है, हम सब काम कर रहे हैं। अभी अबू धाबी ना 15 दिन हो गए, but everybody has been working hard to make this tournament happen. ये ऐसी आसानी वाली बात नहीं है, coming to another country, lifting everything and bringing it to another country. So everybody's been working hard from the PCB, and full credit to all the team who've made this happen. अच्छा, अब अगले PSL के बारे में भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? कुछ तैयारी है, कुछ है माइंड में? तो हमें ज़रा ख़बर दें, शेयर करें, क्योंकि अब ये तो फाइनली हो ही रहा है और ख़त्म भी हो जाएगा होपफुली। जी देखिए, ये एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस थे। हमारी ख्वाहिश पहले से ये थी कि पाकिस्तान में हम पूरी सीरीज हम PSL हम खिलाएंगे, लेकिन इट जस्ट हैजंट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन इंशाल्लाह 2022 में हम पाकिस्तान में वी आर गोना इंशाल्लाह रन द होल टूर्नामेंट बैक इन पाकिस्तान। जब हमने UAE किया था, हमने कह दिया था कि दिस इज नाउ हियर टू स्टे इन पाकिस्तान। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जो कोविड का सिचुएशन था, NCOC ने हमें वो गाइडलाइंस भी दिए थी, and so we followed those, but inshallah for 2022 HPL PSL 7 will be back in Pakistan. अच्छा, ये जो टीम ओनर्स और फ्रेंचाइजी मालिकान होते हैं, ये लोग भी क्या हमें कहीं नज़र आएंगे या दे आर नॉट देयर? क्योंकि ज़ाहिर है वो होते तो उनको भी बायोसिक्योर बबल में रहना एंड ऑल दैट, स्टैंड वगैरह में कहीं नज़र आएंगे? कोई राना फवाद और बाकी टीमों के जो ओनर्स होते हैं उनसे भी बड़ी रौनक लगती है, आपको पता है ना? बिल्कुल, 2-3 हैं इधर, शायद वो आ जाए विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट इधर हैं। लेकिन बहुत सपोर्ट इन्होंने दी है अब्दुल्ला के पीछे से, क्योंकि देखिए पेशेंस वाली बात थी, प्लेयर्स वर गेटिंग इन, तो लेकिन इनने पूरी सपोर्ट दी है और मदद भी दी है हमें, क्योंकि हम ये कौम के लिए कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के लिए भी, एक क्रेडिबिलिटी के लिए। तो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑल ऑफ अस टुगेदर, एंड आई वाज वेरी प्राउड कि एवरीबॉडी वाज वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम गोल। All right, thank you Wasim Khan, Chief Executive PCB. Good luck for the tournament. We look forward to watch this group on TV certainly. So आज देखेगा क्राउड ग्रुप टीवी पे, तो वो होने वाला है फाइनली। और शुरू से ही जब से गाना बना था ना, बीच में हमने स्टेडियम में भी ग्रुप देखने की कोशिश की थी, कराची में पर्टिकुलरली जब मैचेस हो रहे थे, लेकिन वो महंगा पड़ गया। सो उसी पे रहना चाहिए था कि टीवी पे ही बैठ के ग्रुप देखना चाहिए था। तमाम ज़रा नौजवान बच्चे बच्चियाँ, नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है ना, ज़रा ये बात गौर से सुने। हमने आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की आगाही के लिए स्पेशली सेगमेंट तरतीब दिया है, क्योंकि नासमझी में की गई बहुत सी बातें आपका करियर कैसे तबाह कर सकती हैं, ये हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश क्रिकेटर हैं ऑली रॉबिन्सन, और इनकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने आई है। वैसे तो मिसालें और भी बहुत सी हैं। 8 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट की जो नस्ल परस्ती पर मबनी थी, जो अब उनके लिए दर्द सर बन गई है। मुआफ़ी मांगने के बावजूद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मामले का सख्ती से जायज़ा ले रहा है। इससे पहले मारूफ स्टार केविन हार्ट और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मिसालें भी हमारे सामने हैं। उन वाक़यात में भी हमारे तलबा के लिए बड़ा सबक है जो आजकल वज़रा, सहाफ़ी और दीगर शख्सियात के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बिला सोचे समझे नाजेबा ट्वीट्स कर देते हैं। और इन्हीं तलबा को कल सर्टनली बड़े ओहदे संभालने हैं। ये ट्वीट्स कई दिहाइयों बाद इनका पीछा कर सकती हैं। तंज़ और तज़हीक हर दौर में वैसे तो नापसंदीदा अमल समझा गया है, ताहम इंसानी जज्बात और इज़्ज़त नफ्स के मामले में दुनिया पहले से ज़्यादा आगाह हो चुकी है, और आने वाली नस्ल को इन मामलात में सर्टनली ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया सबका रिकॉर्ड रखता है, किसी को एक्चुअली माफ़ नहीं करता है। कल को आप
फॉर इंस्टेंस CSS के मुकाबले के इम्तिहान में कहीं बैठते हैं और वहाँ पे एग्जामिनर्स के सामने आपका रिकॉर्ड तो होता है, आपकी कोई ट्वीट हो जाती है, सामने आ जाती है, तो आपसे सवाल हो सकते हैं और आपको रिजेक्ट किया जा सकता है उन बेसिस के ऊपर। कल को आप किसी बड़े ओहदे के लिए, फॉर इंस्टेंस आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, आप ISI में जाना चाहते हैं, आपको पता है एक एक चीज़ की, एक एक लफ्ज़ जो आप कहते हैं, लिखते हैं, उसकी छानबीन होती है। आपके लिए वबाल बन सकती हैं ये कही हुई बातें। कल को आप बाहर के मुल्क में किसी अहम ओहदे पर फाइज होना चाहते हैं और आपने फॉर इंस्टेंस एक ताज़ा मिसाल, शफकत महमूद साहब आपको पता है जब बीमार हुए अभी, वैसे तो माशाल्लाह ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग फाइन, और स्टूडेंट्स जो के एहतजाज कर रहे थे, माशाल्लाह बददुआओं का गालम गलोच का एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर अभी ताज़ा लेटेस्ट मिसाल हेट स्पीच की मलाला यूसुफजई के ख़िलाफ़ हमें सामने आ रही है, देखने को मिल रही है ऑन सोशल मीडिया, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। सहाफ़ी तो माशाल्लाह मुझे लगता है आदी हो चुके हैं अब गालम गलोच सुनने के। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। इफ़ यू कैन हैंडल इट इन द फ्यूचर देन डू इट। कॉलमिस्ट तज्जियाकार यासिर पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। यासिर साहब, इंग्लिश क्रिकेटर की ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। कई साल पहले गैर संजीदगी से किए गए ट्वीट्स उनके करियर पर आज असरअंदाज हो रहे हैं। इससे पहले भी कई एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। हमारे नौजवान आजकल सोशल मीडिया पर बड़े वोकल हैं, बड़ी अच्छी बात है, ओपिनियन होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में इनके पढ़ाई के इवन एवेन्यूज़ पे, इनके करियर के एवेन्यूज़ पर असर पड़ सकता है? या इनके लिए एक वार्निंग नहीं होनी चाहिए? आज से पहले ये ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, और ये हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन नुमा कैमरा नहीं था। असल में हम सब के हाथ में एक कैमरा है जिसका नाम हमने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। अब जब ये हमें नहीं इसका एहसास हुआ तो उसका नतीजा ये निकला कि आपने अक्सर देखा होगा कि फ़लाँ पुलिस में थाने में मार पड़ते हुए एक शख्स की वीडियो वायरल होगी, क्योंकि उनको अभी तक ये इदराक ही नहीं हो पाया कि ये कितना ख़तरनाक है ये जो चीज़ उनके हाथ में है। यही जो आपने मिसाल दी सोशल मीडिया वाली, हम जो बिल्कुल एक रिलैक्सिंग मूड में बैठ के ये ट्वीट्स कर देते हैं बाज़ औक़ात, जिस तरह नौजवान क्रिकेटर्स की आपने मिसाल दी, तो उनको ये पता ही नहीं है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब हम जब ये ट्वीट करते हैं या कोई पोस्ट लगाते हैं तो हमने एक तरह से अपनी बिल्कुल, जिसको आप समझिए कि घर की चीज़ें जो हैं, जो हमने घरों में डिस्कस करनी थी, वो हमने बिल्कुल अब चौराहे पर लाकर खड़ी कर दी हैं। और हमें पता ही नहीं है कि एक ट्वीट जो है या पोस्ट जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी वक्त दे सकता है, और वो तकरीबन वो डिलीट भी नहीं की जा सकती। तकरीबन मैंने मतलब आप उसको ज़ाहिर है खुद कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको महफूज भी कर सकते हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना पूरी दुनिया, हम ही नहीं, बाकी दुनिया को भी कम इदराक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हसास मौज़ूआत हैं। इस बारे में ना हमारे बच्चों को, नौजवानों को ना कुछ सिखाया जाता है, ना उनको बताया जाता है कि ये किस कदर जो है ये उनकी अगली आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें किस कदर पेचीदगी और मुश्किलात का बाइस बन सकता है। अच्छा यासिर साहब, एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ हमें देखते हैं कि तहज़ीब, अखलाक और शाइस्तगी जैसी चीज़ें वैसे तो कभी भी किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में तो कम अज़ कम घरों में ऐसी तरबियत नहीं होती। फिर सोशल मीडिया पे क्यों ऐसा लगता है कि ऐसे ये बच्चे, बच्चियां, नौजवान, इवन बड़े लोग भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे हम हैरान हो जाते हैं माशरे का ये रुख देख के कि जनाब ये अल्फाज जो हमने कभी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम किसी के सामने ये अल्फाज बोल सकें। अब सोशल मीडिया पे, जिस पे मे बी आपके रिश्तेदार भी हों, आपके दोस्त भी हों, आप सब कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? ये सब कुछ एकदम कैसे बदला, या आहिस्ता आहिस्ता बदला और हमें एकदम लग रहा है? ये पहले भी शायद होता था, आपने दीवारों पे भी गालियाँ देखी होंगी, उस वक़्त वो कोई नामालूम लोग ही लिख जाते होंगे उसके ऊपर, या कोई और लोग जिनकी शनाख्त नहीं पता हमें चलती थी। तो ये चीज़ अब उनके, अब दीवारों पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे हाथ में ये प्लेटफॉर्म्स हैं, अब हम उस तरह से लिख देते हैं। बाकी ये नया फिनोमेना पाकिस्तान में ही नहीं, सिर्फ मेरा ख़्याल है कि ये भारत में भी बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं वो तो दुनिया भर में मशहूर हैं। इस तरह जो रशियन गवर्नमेंट है वो भी मशहूर है कि उन्होंने पूरी एक तरह से ट्रोल्स की फ़ौज भर्ती की हुई है, जो कि लोगों को जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं, जो मुखालफाना नज़रियात हैं, उस पर वो उनको निशाना बनाती है और उनको तज़हीक का निशाना बनाती है। तो ये मेरा ख़्याल से ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इस तरह की जो हुकूमतें हैं जो फस्तायत के हथियार है ना, उनमें से एक ये भी हो गया है कि आप इस तरह की एक पूरी खेप तैयार करें लोगों की, जो कि अपने मुखालफिन को, जो उनके नज़रियात से मुत्तफ़िक ना होते हों, तो उनको वो तज़हीक का और उनकी किरदार कुशी करें ऑनलाइन, ताकि वो डरें। और ये
काफ़ी हद तक ये तरीका जो है ये कारगर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब खुल्लम खुल्ला तनकीद से उनको खौफ आता है कि कहीं जवाब में उनकी किरदार कुशी ना शुरू हो जाए। अच्छा, आप वैसे पूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं, माशाल्लाह। हमारे यहाँ भी ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे लोग भर्ती हुए में हैं जो ट्रोलिंग के लिए ही बस रखे गए हैं, एंड प्रॉब्ली इट्स देयर पेड जॉब। बट यहाँ एक पहलू और भी है वैसे यासिर साहब, हम आपसे ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि जिस तरह मज़हब, जिन्स पर्टिकुलरली और नस्ल से ज़्यादा मुताल्लिक मजाक वगैरह माजी में किया जाता रहा, बड़ा आम था। प्रॉब्ली हम भी कभी इस किस्म के जोक्स में मुलव्वस रहे हों किसी की रंगत की वजह से, लेकिन अब जो है ना बड़ा सेंसिटिव हो गया है सिस्टम सारा, और अब लोग पहले से ज़्यादा इन चीज़ों को नोट भी करते हैं। पहले जो चीज़ें आम समझी जाती थीं अब वो चीज़ें आम नहीं समझी जाती। तो वो सब कुछ जो वक्त के साथ बदल रहा है, सब लोग कैसे सीखें? हमने भी बहुत सी चीज़ें बाद में आकर सीखी हैं कि जनाब ये नहीं कहा जा सकता या ऐसी बात नहीं की जा सकती। एकदम तो सब कुछ चेंज करना मुश्किल है, बट यू थिंक कि कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग या जेंडर सेंसिटिविटी पढ़ाने की में भी ज़रूरत है, या और इन सेंसिटिविटी को कैसे रोका जाए ये शायद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए? जी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये अभी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये सारे जो तस्वुरात हैं ये हम वहीं से लेते हैं ना। ये क्या चीज़ ऑफेंसिव है, कौन सा जो जुमला है वो सेक्सिस्ट है, और इसी तरह की जो आपने बातें की। मिसाल के तौर पे मैं भी देखता हूँ हमारे यहाँ जो मिज़ाहिया जो प्रोग्राम होते हैं टीवी पर, उनमें एक बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है वो ये है कि आप ख्वाजा सराओं का मजाक उड़ाएं, उनका लिबास पहना कर, तो उससे मिज़ाह पैदा करने की कोशिश करें। ये निस्बतन चूँकि आसान काम होता है लिहाजा हर कोई ये करता है। स्टेज ड्रामों का भी यही हाल है कि वहाँ पे भी इस तरह के जो सेक्सिस्ट जोक्स हैं वो बिल्कुल आम हैं, और उनको ये इदराक ही नहीं है कि ये किस किस्म की यानी गलत बात है, क्योंकि उनका वो तसव्वुरात उनके यहाँ वो अभी परवरिश ही नहीं पा पाए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका यासिर पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। सो बच्चों, नौजवानों, आपने कल को बहुत बड़े बड़े ओहदों पर जाकर फाइज होना है, आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी हैं, आपने मुल्क व कौम की एक्चुअल बागडोर संभालनी है, आपने सरकारी अफसर बनना है, आपने दीगर महकमों में सर्व करना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, what you're writing today. It may haunt you in another 5-10 years. तो बहुत से इनोवेटिव स्टार्टअप्स का हमने तस्करा सुना है। वसीला क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। एक और स्टार्टअप ताजिर, उसकी भी बड़ी बात हो रही है कि जनाब किस तरह से वो रिटेलर्स, छोटे जो रिटेलर्स हैं, उन्हें होलसेल मार्केट जाए बगैर उनके डोर स्टेप पर उनका रिक्वायर्ड सामान पहुंचा रहा है। सो these youngsters are making us so proud. We are going to talk about that in detail later. लेकिन फ़िलहाल कोरोना वैक्सीन की बात। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही के लिए हुकूमत ने उलमा से मदद मांग ली है, और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अपील पर आज जुमे के इज्तिमात में उलमा कराम अवाम को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देंगे। उलमा और मशाइख के मुशावरती इजलास में सदर आरिफ अलवी ने अवाम की तरबियत के लिए मेंबर व महराब की अहमियत को वाज़े किया है। उलमा कराम ने भी वैक्सीन पर एतमाद का इजहार किया है। अब आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करें। मामूलात ज़िंदगी की मुकम्मल बहाली के लिए 70% आबादी की वैक्सीन लाजमी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। अल्लामा साहब, कोरोना वैक्सीन ज़ाहिर है एक फ़र्द का ही नहीं पूरी कौम का मामला है। जब तक हम सब वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक इस वबा से मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल सकती। हम अपनी मजहबी इबादात, जो इज्तिमाई इबादात हैं, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकते। हज और उम्रा के लिए भी आपको पता है अब ये शर्त लाजमी है। इस सिलसिले में आगाही पैदा करने के लिए उलमा क्या कर सकते हैं? इस हवाले से आपको पता है कि दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दुनिया इस्लाम में इस हवाले से फतवा भी दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए, और इससे कोई भी किसी भी सूरत कोई शरई कबाहत नहीं है। इस्लाम जो है वो ख़ुद भी महफूज रहो और दूसरों को भी महफूज रखें, ये इसका हुक्म देता है। अगर कोई शख्स कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाता और उससे किसी दूसरे शख्स को मर्ज़ लाहिक हो जाता है या उसे मर्ज़ लाहिक हो जाता है तो वो इंदल्लाह भी और इंदन्नास भी मसऊल है। लिहाजा सारी तहकीक के बाद, सारे गौर व फिक्र के बाद दुनिया इस्लाम के अहम अकाबरीन ने
पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़िम्मेदार लोगों ने, मुफ्तियान ने ये फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इस हवाले से इंशाअल्लाह आज जो खुतबात जुमा जो हैं वो हो रहे हैं और होंगे, उन सब में इस हवाले से अवामुन्नास से, एक कोरोना वैक्सीन के हवाले से और एक माहौलियात के हवाले से अवामुन्नास को आगाही दी जाएगी। चलें, ये इबहाम अगर किसी के जहन में था भी तो अल्लामा साहब आपकी बात से आई होप दूर हो गया हो। अब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने इसको जायज़, इसको हलाल करार दिया है। अब अल्लामा साहब, अब तक कोरोना के सिलसिले में मजमूई तौर पर उलमा का किरदार बड़ा काबिल तारीफ़ रहा है। मसाजिद में भी SOPs वगैरह मजमूई तौर पर ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा उन पर उनकी तरगीब दी गई। लेकिन क्या करें सोशल मीडिया का कि हर रोज़ एक नई अफवाह जो है वो सामने आ जाती है। इस सिलसिले में उलमा की एक मुस्तकिल टीम बन जाए प्रॉबली, जो इन अफवाहों के ख़ात्मे में किरदार अदा करे, ये एक तजवीज़ है जो हम तक आई है। हमने सोचा आपसे इस पर राय लें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो के बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी जो मेरा दफ्तर है वो मुस्तकिल इन बुनियादों इस बुनियाद पे काम कर रही है। और जो भी अफवाह आती है, आपको मालूम है अजीब व गरीब किस्म की बातें आती हैं, उनका हम कोशिश करते हैं कि रद्द किया जाए, अवाम को बताया जाए कि इसमें हकीकत क्या है। ख़ुद हमारी वजारत सेहत जो है वो भी इस पे काम कर रही है। और आपके ज़रिए मैं अवामुन्नास से भी अपील करना चाहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर अमल न करें। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैला दिया जाए। तो लिहाजा पहले तहकीक करें, फिर बात को माने और आगे फैलाएं। बिल्कुल अल्लामा साहब, कोरोना और वैक्सीनेशन की बात तो चलें हो रही है, लेकिन आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के हज का फ़ैसला कब होगा, क्या शराइत होंगी। ये भी इत्तलात थी कि फ़ाइज़र वैक्सीन जो आई है और रिज़र्व रखी गई है हुज्जाज कराम के लिए। अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ वाज़े हो सका? देखिए, सऊदी अरब की हुकूमत के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। कोरोना की वबा की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत और वहाँ की जो मुतलका इदारे हैं वो बहुत मोहतात हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि वो ये नहीं चाहते कि हज के बाद फिर एक वेव चले कि खुदा न खास्ता कोई जो है वहाँ लोगों का, चूँकि वहाँ तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे कि मेल मिलाप हुआ है तो उससे कोई वबा दोबारा फैल गई है या किसी जगह चली गई है। जूँ ही हमें कोई इत्तला आएगी, इंशाअल्लाह हमारी वजारत मज़हबी उमूर जो है वो हज्जाज की तादाद भी और उनका प्रोसीजर भी, वो सब का सब जो है वो कौम को भी आगाह कर देंगे। और एक बात और मैं अर्ज़ करूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़े हिदायत दी हैं कि अगर, पहली बात तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब जो है वो ये जो चीनी वैक्सीन है इस हवाले से हमें इजाज़त दे देगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला लायक होता है तो ये बड़ी वाज़े हिदायत हैं वज़ीर आज़म साहब की कि जो हमारे पास दीगर कंपनियों की जो सऊदी अरब में काबिल कबूल वैक्सीन हैं वो ज़ायरीन और हुज्जाज को लगा दी जाएँ, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। एक और भी हम आपको अपडेट दें, इंडोनेशिया की वजारत मज़हबी उमूर की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनको ख़दशात ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम वो कह रहे हैं जी इस साल भी मुसलसल हम दूसरी दफ़ा इंडोनेशिया से हज पर लोगों को नहीं भेजेंगे। लेट्स सी पाकिस्तान के ज़ायरीन की तरफ से क्या फ़ैसला किया जाता है सऊदी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया है। आई वंडर कि लोग किस तरह से मैनेज करेंगे जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन वो वैक्सीन फ़ाइज़र वगैरह जो कि सऊदी अरब में काबिल कबूल हैं, वैसे तो आई होप विद टाइम सारी ही वैक्सीन काबिल कबूल हो जाएंगी, वो रिज़र्व रखी गई हैं हुज्जाज कराम के लिए। और मैंने पर्टिकुलरली मैंने तो अभी एक ही डोज़ लगवाई हुई है, साइनोवैक की लगवाई थी। अभी तो WHO ने भी उसको अप्रूव नहीं किया था, लेकिन बड़ा हमने सुख का सांस लिया जब WHO की तरफ से उसकी अप्रूवल आई। बताने का मकसद ये है कि जो भी वैक्सीन लग रही है
लगवा लें, बिकॉज दिस इज़ योर ओनली चांस, ताकि आप अपने आप को बचा सकें, अपने इर्द गिर्द अपने वालिदैन को सबसे इम्पॉर्टेंटली बचा सकें, अपने बच्चों को महफूज रख सकें। सो हमने भी ये डिसीजन लिया। तब तक साइनोवैक के बारे में भी बहुत सी बातें की जा रही थी, लेकिन हमने यही सोचा, मैंने पर्टिकुलरली यही सोचा, भाई जनाब वैक्सीन तो है ना, कुछ तो आपको हिफाजत फराहम करेगी ना, तो बेहतर नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनगार्डेड, एक ये है कि आप एक चौकीदार के साथ लड़ें। एक चौकीदार के साथ लड़ना बगैर किसी चौकीदार के साथ या किसी गार्ड के साथ लड़ने से तो बेहतर है ना। सो जस्ट गेट वैक्सीनेटेड। और पाकिस्तान में तो इस सिस्टम की तारीफ करनी चाहिए कि यहाँ पे मुफ्त ये वैक्सीन लग रही है, कोई सप्लाई की कमी नहीं है। यू हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सो वैक्सीन को हाँ करनी और कोरोना को हम सब ने करनी है ना। शुड वी मूव ऑन अब, या अभी हमने, हाँ हम आगे चलें या अभी हमारे पास ब्रेक है? जनाब कंटिन्यू करेंगे। और टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों का एतराफ़ अब दुनिया भर में किया जा रहा है। और GSMA इनोवेशन फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान के 3 बेहतरीन स्टार्टअप्स के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई है। 44 ममालिक के 597 स्टार्टअप मंसूबों में से पाकिस्तान के 3 स्टार्टअप्स ओरेंडा और वसीला और नॉलेज प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया गया है। पहले वाले का नाम एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ज़रा बता दीजिएगा मुझे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से ये बड़ी खुशखबरी है। वसीला के CEO अकील खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जो कि हमें लगता है कि रातों रात कोई सक्सेस मिल गई है, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बड़े सालों की मेहनत होती है। अकील, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो वसीला के बारे में बताइए। इज़ इट अ वेबसाइट, इट्स अ वेबसाइट एंड एन ऐप, क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे आया और अभी तक कैसे काम करता है और कितना काम कर रहा है वसीला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां से हम अपने काम के बारे में आपके ऑडियंस को बता सकेंगे। वसीला का जर्नी शुरू हुआ था 2016 में, जब हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी फाउंडेशन रखी थी। और वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा आर्टिजन्स इस तरह के हैं जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं है लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो मिडलमैन के जरिए काम करता है। उसकी बेतहाशा वजूहात हैं, जिसमें यह है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ को डिजिटल सिस्टम्स का, टेक्नोलॉजीज का नहीं पता, और बाकी यह है कि वैसे भी पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा आर्टिजन्स जो पाकिस्तान की 3 बड़ी मार्केट्स हैं उससे बाहर रहते हैं, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर, जो छोटे देहात और छोटे सिटीज़ हैं उसमें रहते हैं। वहाँ से वो डायरेक्टली लिंक नहीं है लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो उनको पूरा एक्सप्लॉइट करता रहा है हमेशा से, और जो उनकी जायज़ उजरत और जायज़ प्रॉफिट है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू वो उनको कभी नहीं मिलता। जिसकी वजह से ये सिस्टम फाइनेंशियली सस्टेनेबल और वायबल ना होने की वजह से होता क्या है कि इनकी जो आर्टिजन, जो एग्जिस्टिंग आर्टिजन हैं, उनकी जो जनरेशंस नई आ रही हैं वो इसमें नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये है कि हमारी ऑफ कोर्स ये इस पूरे सेक्टर को ही प्रॉब्लम था। वो ये हुनर, नई आने वाली जनरेशन, ये हुनर जो उनका जद्दी पुश्ती है वो छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? फिर आप किसको लिंक करते हैं? फॉर इंस्टेंस, आप लाहौर या कराची में बैठे हुए एक दुकानदार को डायरेक्ट उस कारीगर के साथ लिंक करते हैं, या आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अमेजोन के लिए भी लिंक करते हैं इन कारीगरों को? हाउ डू यू वर्क अराउंड दिस? हमारा प्लेटफॉर्म फोकस है आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे, यानी कि जो भी पाकिस्तान में आर्टिजन्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनको डायरेक्टली लिंक करते हैं उनकी वर्क प्लेसेस से, या कुछ खवातीन जो अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं, बेशक वो देहात में, दूर दराज के, बेशक वो कहीं पे भी बैठ के काम कर रही हैं। पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन तमाम इलाकों से हम इन लोगों को उनकी ऑनलाइन शॉप्स के जरिए, जहाँ पे उनकी अपनी आइडेंटिटी है और हर आर्टिजन्स की अपने नाम से उनकी शॉप है, उनको हम लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस इस तरह है कि जैसे हमारे साथ आर्टिजन एक रोडी डिस्ट्रिक्ट के एक इंटीरियर सिंध के गांव से अमीरा बीबी के नाम से आर्टिजन है, वो रिली बनाती हैं। तो वो अब उनकी वहाँ पे ऑनलाइन शॉप के जरिए वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी रिलीज बेच रही है डायरेक्टली, और बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने एक्सपोर्ट्स किए हैं।
और अभी तक हम पाकिस्तान के 244 सिटीज़ और विलेजेस से 13,000 से ज़्यादा आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं और हमने स्मॉल पार्सल्स 43 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू बाय समथिंग, मुझे क्योंकि पर्सनली बड़ा शौक है हैंडीक्राफ्ट और ये चीज़ें खरीदने का, सो मैं वसीला डाउनलोड करूं एंड आई कैन ऑर्डर डायरेक्टली टू माय होम थ्रू दिस ऐप फ्रॉम डायरेक्टली दीज आर्टिसंस, ऐसा है? जी जी, ना सिर्फ आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि यह कि आपने अगर किसी भी आर्टिजन्स के साथ कोई भी बात करनी हो या उनसे अपनी कोई चीज़ कस्टमाइज करवानी हो तो आप उनसे डायरेक्टली लिंक होके वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, इज इट एन ऐप और अ वेबसाइट, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। अभी हमारे पास एक वेबसाइट है और ऐप भी है, लेकिन ऐप हमारे पास आर्टिजन्स के लिए। आर्टिजन्स ये है कि अपना जो पूरा प्रोडक्ट्स है और अपना जो हम उनकी प्रोडक्ट डिजिटाइज कर रहे हैं वो उनके लिए हमारे पास अभी सेलर साइड पे ऐप है, लेकिन जो हमारे पास क्विकली ये बता दीजिएगा आप अकील कि ये GSMA का क्या सिलसिला रहा, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे और ये जो अब फंड्स मिलेंगे उसको उससे किस तरह से एक्सपैंड करेंगे इसको? जी, GSMA एक ग्लोबल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है जो कि डिजिटल इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कंपटीशन लॉन्च किया था एशिया और अफ्रीका में 44 कंट्रीज में, जिसमें से उन्होंने फाइनली 9 स्टार्टअप्स को अवार्ड किया और उसमें से 3 पाकिस्तान से हैं और हम भी वन ऑफ द स्टार्टअप्स हैं जिनको ये अवार्ड हुआ। अभी जैसे हम पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू और GSMA की पार्टनरशिप के थ्रू हमारा प्लान नेक्स्ट 1 ईयर में ये है कि हम 50,000। वंडरफुल, गुड लक फॉर दैट। जल्दी से, अब आप किस स्पेलिंग से ऑपरेट करते हैं? W से वसीला लिख रहे हैं या V से लिख रहे हैं, ताकि हम जरा सर्च करें? VCEELA। मैं रिपीट कर देता हूँ, VCEELA.com। और आपके थ्रू मैं आपकी ऑडियंस में से भी जो लोग आर्टिजन्स हैं या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में काम करते हैं या इवन इस तरह की NGOs हैं जो कि आर्टिजन्स को स्किल ट्रेन कर रही हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि हमारे सिस्टम पे आए। हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है और हम उनको लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस दें। ये आपने देख लिया जी, VCEELA। थैंक यू अकील, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अकील खालिद हमारे साथ मौजूद थे और गुड लक, ज़बरदस्त आइडिया, बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू विजिट दिस वेबसाइट और जो हमें आर्टिस्ट जो हमें देख रहे हैं, हुनर है जिनके हाथ में, बेहतरीन हुनर है, पाकिस्तान की पहचान है हुनर, आप भी अपने काम को बढ़ाएं, अपने काम को तरवीज दें। द अपॉर्चुनिटीज़ है एंडलेस, ई-कॉमर्स इज़ एक्चुअली द फ्यूचर। यही मुस्तकबिल है। कराची में एक इशू बड़ा आया हुआ है और वो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का। आवाम बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सख्त गर्मी पड़ रही है। बिजली बार बार गायब होना शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है और लोग एक तरफ ये समझने के कासिर हैं कि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत इजाफी बिजली बनाकर चली गई और अब बस डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। तो जनाब, अगर इजाफी बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? गवर्नर सिंध ने भी कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से मुलाकात की और मुलाकात में के इलेक्ट्रिक हुक्काम भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 350 मेगावाट के अलावा मज़ीद 200 मेगावाट बिजली दी गई है ताकि कराची में जो लोड शेडिंग हो रही है वो ना हो। अब क्या वजह है इसकी और ये कब तक सूरत हाल बेहतर होगी, इसी बारे में बात करेंगे। इमरान राना, डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, कराची में आजकल बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग और बंदिश का सिलसिला जारी है, बताएंगे ऐसा क्या हो गया कि बिजली शॉर्ट हो गई? जब भी मैसेज करें कि इलेक्ट्रिक को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, बस ये बता दिया जाता है कि जनाब योर एरिया इज़ अंडर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये इनकन्वीनियंस ज़रा ज़्यादा हो रही है आजकल। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो रीसेंट टाइम के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप है वो भी थोड़ा बेहतर हुआ है, उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से हमारे जो बिजली की ओवरऑल हमारी सप्लाई की जो सिचुएशन है, अभी इस वक्त हम अपने नेटवर्क से, NTDC से और IPPs के पूरे नेटवर्क को अगर मिलाएं तो कराची शहर की जो ज़रूरियात हैं उसमें 3200 मेगावाट से ज़ायद हम बिजली जो है कराची को इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा लोड शेडिंग का जिक्र किया, तो लोड शेडिंग जो है वो नेशनल पावर
पॉलिसी के तहत की जाती है जो कि जिसका दायराकार पूरे मुल्क पे लागू होता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो बिजली की चोरी के साथ है। जहाँ तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के ताल्लुक है तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती है। लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो एडवांस में हर वीक हमारी वेबसाइट पे उसको अपडेट किया जाता है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड कस्टमर्स होते हैं और वहाँ पे कहीं पे अगर बिजली के शॉर्टफॉल की कहीं सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो हम एडवांस में कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को आगाह भी करते हैं। इमरान साहब, हम सुनते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम को बेहतर बना रही है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग से जान नहीं छूट पा रही है, तो क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में बेहतरी आ नहीं पा रही है, या अगर आ रही है तो आप हमें बता दें। अगर मैं आपको एक सिर्फ लफ्ज़ में बात करूं तो बिजली की चोरी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और बिजली की चोरी भी गैर महफूज और जानलेवा कुंडों के ज़रिए। हम लोग ऑल्दो कि इसके लिए रेगुलर अवेयरनेस ड्राइव्स करते रहते हैं और कस्टमर्स को बाहम ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं कि बिजली की चोरी कुंडों के ज़रिए जो है इंतहाई जानलेवा अमल है, ये इमलाक के लिए भी नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कुंडों के ख़िलाफ़ रेगुलर ड्राइव करें, उनको रिमूव करते रहें। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो है कुंडों के ज़रिए बिजली की एक बड़ी मिकदार में चोरी की जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो है हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सिस्टम में हमने इन्वेस्टमेंट की अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसके ज़रिए से 10,000 से ज़ायद PMTs को हमने महफूज एरियल बंडल केबल में शिफ्ट किया है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि लोग उसको भी पंक्चर करते हैं और उससे भी कोशिश करते हैं कि बिजली को चोरी की जाए। टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए हमारी टीम तमाम 24 घंटे अवेलेबल होती हैं और कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ से टेक्निकल फॉल्ट्स जो कि बेसिकली हमारी सिस्टम को बिजली की चोरी के बाद जो सिस्टम गैर महफूज होता है, PMTs ओवरलोड होती हैं तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादती होती है, उनको रिस्टोर करने में टाइम लगता है। कोशिश की जाती है इनको कम से कम वक्त में दूर कर दिया जाए। इसके साथ साथ हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे हमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं वो है कि 1.5 अरब रुपये की मालियत के साथ रेन मिटिगेशन प्लान के तहत हम लोग जो हैं अपने सिस्टम को मुख्तलिफ इलाकों में अपग्रेड भी कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इससे सार्फिन को सहूलत मिले। बहुत शुक्रिया आपका इमरान राना हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो वो लोग जो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, खुदारा ऐसा ना करें, आप लोगों की कोताही की वजह से पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ता है, और कि इलेक्ट्रिक आप भी आवाम पे ज़रा रहम करें और अपने सिस्टम में भी बेहतरी लाएं। और प्लीज़, गर्मी बहुत पड़ रही है कराची में, तो बारिश का भी इम्कान ही सुना था हुई नहीं, सो पीपल आर रियली अपसेट। सियासत में क्या चल रहा है क्विकली आपको राउंड अप दें। जहांगीर तरीन ग्रुप अब फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और हम ये क्यों कह रहे हैं, तरीन ग्रुप के अलहदा इजलासों का सिलसिला तो जारी है। अब पंजाब असम्बली में PTI और JKT ग्रुप के अरकान भी आमने सामने आ रहे हैं। असम्बली इजलास में नज़ीर चौहान, आपको पता है ना इनका मामला चल रहा है, एक शहजाद अकबर साहब से भी और राजा बशारत के दरमियान गर्मा गर्मी हुई, तो तरीन ग्रुप के MPA सईद अकबर नवानी ने हुकूमत को खबरदार किया। क्या कहा, खुद ही सुन लें। याद से क्या फायदा हुआ, इस तरह के एक्शन ना लिए जाएं जिनको आप खुद फेस न कर सके। हमारे हर फर्द ने कहा कि हम इस गवर्नमेंट के साथ हैं, इसके बजट को हम पास करवाएंगे, हमारा अपना बजट है, हम इस बजट के साथ हैं, लेकिन इस तरह के एक्शन के साथ हम नहीं हैं। इस तरह के एक्शंस ना लिए जाएं जिनको खुद बर्दाश्त ना कर सकें। सईद अकबर नवानी तकरीर के बाद तरीन ग्रुप के बाकी मेंबरान के हमरा ऐवान से बाहर चले गए थे। बजट से ज़रा पहले इस किस्म की कशीदगी हुकूमत के लिए, पर्टिकुलरली पंजाब हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि जहांगीर तरीन तो पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत से मामलात अभी तय नहीं हुए, 11 को बजट आ रहा है, ऐसी कशीदगी हुकूमत को महंगी भी पड़ सकती है। लेट्स सी क्या होता है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सईद साहब, राजा बशारत के बयान के बाद कुछ गर्मा गर्मी हुई, आपने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर ही वार्निंग दे दी कि जहांगीर तरीन ग्रुप अलहदा हुआ तो वफाकी हुकूमत भी कायम रहना शायद मुश्किल हो जाएगा। पंजाब तो खैर दूर की बात है, तो क्या वाकई ऐसे इरादे हैं या बस वक्ती गुस्सा था और कह दिया और बस निकल आए? एक तहरीक पेश की थी नज़ीर चौहान साहब ने, उन्होंने कहा कि मेरी तहरीक नहीं आई और उस पर उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात की। पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात की तो उसके जवाब में राजा बशारत साहब ने उसको थोड़ा गुस्से में डील किया और जवाब ज़रा उसने हार्ड लाइन ले ली।
उसके बाद मैं उस पर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि जो हाउस को लीड कर रहा होता है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर ही हाउस को लीड करता है, लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन लीड सारे उस मामला जो है वो हाउस के वो लॉ मिनिस्टर चलाता है। मैंने उनको कहा कि आपका इस तरीके का रवैया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो मैं उनसे तवक्को भी नहीं करता कि इस तरह की वो बात करें। तो उसकी बुनियाद पे जब उन्होंने कहा कि अभी ये बाहर चले जाएं, रिजाइन करें, तो फिर आप हम देखेंगे, और नज़ीर चौहान को उसने कहा, तो उस बात से मैंने उनको कहा कि अगर आप हमें हाउस से निकालेंगे तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं और रिजाइन करें तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा। तो इस सेंस में जो उस वक्त की माहौल बना हाउस का, उसके जवाब में ये बात हुई। ठीक है, आपने कहा कि जी अगर हमें निकालेंगे तो हम इस्तीफ़ा देंगे या हम जाएंगे तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा, जो बात सॉर्ट ऑफ सच है भी। आप ये बताइएगा सर, सईद अकबर साहब के बजट से ज़रा पहले ये सब होना बड़ा अहम है, इस पर आपके जो ऑपोजिशन है उसकी भी बड़ी नज़रें, और फिर जहांगीर तरीन साहब का 2 दिन पहले का बयान भी बता रहा है कि अभी तक आप लोगों के मामलात तो तय नहीं हुए हैं, तो और कितना वक्त देना है आपने हुकूमत से बातचीत के लिए, और टाइम देंगे या फिर कोई टाइम सेट कर लिया कि जनाब 4 दिन 3 दिन में अगर नहीं होते मामलात सेट तो फिर फाइनल एक्शन लेंगे? नहीं, इसमें जो इंक्वायरियाँ होती हैं या इस तरह के मामलात होते हैं, इसके लिए टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके मामलात इंक्वायरियों के सबूत ये चीज़ वो चीज़ होती है। हमारी तो रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ ये है कि जो अली जफर की रिपोर्ट थी उसको वो रिपोर्ट आ जाए और उसको वो रिपोर्ट शाये हो जाए, और उस रिपोर्ट जो भी उस रिपोर्ट में हो, चाहे हमारे हक में हो तभी हम कबूल करेंगे, खिलाफ हो तभी हम कबूल करेंगे। हम तो उस बात पे हैं। दूसरी बात है कि ये जो बजट की आप बात करते हैं, अगर जैसे मुझे तो ये समझ आती है, आम मीडिया वाले कहते हैं जी बजट पास होने के बाद हम MP MNA नहीं रहेंगे। मतलब है ये गवर्नमेंट को हाउस में अक्सरियत रखने के लिए हर वक्त MP MNA की जरूरत रहती है। तो मुझे नहीं इस तरह के बात के कोई इस तरह के मामलात इस हद तक हम पहुंचे जिससे कोई हालात बिगड़े। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस तरह के कोई हालात हों जिसमें कोई इतने हालात खराब हो जाएं कि हम गवर्नमेंट और हमारा डिवीजन हो जाए। मुझे बिल्कुल इसकी 1% भी खदशा नहीं है। अच्छा, 1% भी आपने कहा जी ऐसा खर्चा नहीं है कि हालात बिगड़े इतने कि बजट को पास कराने में कोई मुश्किल हो। तो मेरा ख्याल है फिर बहुत शुक्रिया आपका सईद अकबर साहब कि इस तरह की जमा गोइयाँ जो हो रही हैं कि मे भी बजट पास कराना ही पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए, जो हो भी जाएगा अगर आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं बजट सेशन से। तो आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी तक तो यही फैसला है, बट यू नेवर नो, एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अभी आगे बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। रवां साल तकरीबन 4% रहने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जिसको हुकूमत बहुत सेलिब्रेट कर रही है। हुकूमत का दावा है कि मईशत अब ट्रैक पर आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन रिजर्व जिसे कहा जाता है बढ़ रहे हैं, बाहर से कर्जे मिलने के ज़राए भी बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस मौशी तरक्की का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचेगा? रियाज आंडी ने मौशी पॉलिसियों की कुछ गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है। आपको पता है ना, ज़रा नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं फॉर नॉर्मल पीपल, फॉर अ कॉमन मैन। सो रियाज आंडी इज़ हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दिस। लेट्स वॉच दिस टुगेदर। तैयारी करो, मुआशी तरक्की के सफ़र पर निकलना है। हालिया दिनों में हुकूमत वक्त इस पैगाम का खूब प्रचार कर रही है, लेकिन इस पैगाम का मईशत समझने वाले क्या मतलब ले रहे हैं, ये जानने के लिए हम कराची की एक मकामी यूनिवर्सिटी के शोबा मुआशियात गए। हुकूमत वक्त के मुआशी इंतज़ाम का मुख्तसर हाल ये भी है कि असद उमर और तारिक बाजवा शरह सूद और तबादला की बड़ी एडजस्टमेंट कर चुके थे। IMF प्रोग्राम में हफीज़ बाकर टीम के इक़दामात पर तीसरे वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि 13.25 पॉलिसी रेट ज़रूरत से ज़्यादा था। IMF से कर्जे लेते हैं, उसमें लोगों के मसाइल खड़े होते हैं, फिर वो एकदम से कलाबाजी खा के उससे भी निकल आते हैं। कोरोना सख्ती ने हालात बदले, पॉलिसी रेट 6.25% और डॉलर की कदर तकरीबन 7% कम हुई।
इंपोर्ट बिल लेकिन फिर 5 अरब है। PRI तरसीलात ने करंट अकाउंट खसारा काबू किया हुआ है। ग्रोथ है, ग्रोथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ है। उसके अंदर ये जो एक एलिमेंट है ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो बूम है वो आपको नज़र आए वाकई। बैरूनी कर्ज लेकर भी फंडिंग हो रही है। ये एक इजी हमेशा से हल रहा है। अगर माशी जो है सरगर्मी बहुत कम हो गई है तो रुपया छापा जाए। सूरत हाल को इस चार्ट से समझें। आपने अपनी इकनॉमी को इस डिमांड पे इस सप्लाई के साथ ट्यून किया हुआ है, तो जब डिमांड पुश होगी सो दिस विल गिव यू अ न्यू GDP। लेकिन अगर सप्लाई के मसाइल हल नहीं हुए, आई डोंट थिंक सो दे गोना वर्क इट। मतलब अगर मैं किसी के पास 50,000 रुपये दे दूं और उसको बोलूँ कि तुम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ उसको पैसे चाहिए थे। उसको क्या एक बेसिक आइडिया नहीं चाहिए, उसको स्किल्स नहीं चाहिए डिफरेंट, उसको लोगों को हायर करना नहीं आना चाहिए। हुकूमत कहती है कि उसने मईशत को ट्रैक पर डाल दिया है। मुमकिन है, लेकिन कराची की निजी यूनिवर्सिटी के शोबाए मुआशियात के असातिज़ा का ख्याल है कि ऐसा नहीं है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। सो दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप आज जियो पाकिस्तान TV पे लिख के हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्विकली प्लीज़ SOPs को फॉलो करें और SOPs को फॉलो करने के साथ साथ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ये मुफ्त सहूलत है, इससे बेहतर और क्या होगा कि आप बस जाइए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप जाएँ, अपने आप को ये टीका लगाएँ, अपने आप को महफूज रखें, सबको महफूज रखें। और एक फुटेज हमने आपके साथ शेयर करनी है, दिखाई दें क्या मनाजिर हैं हमारे पास। जनाब, ये है कराची के मनाजिर PIDC, जहाँ पर आए रोज़ ऐसा लगता है कि एक ही सड़क को उखाड़ उखाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या करें इस सड़क का, ये बड़ी ढीठ सड़क है। ये वो वज़ीर आला हाउस के सामने वाली सड़क है जो साल में, क्योंकि मैं रोज़ ही गुजरता हूँ, 6 दफ़ा तो बनती होगी, वैसे ही एक अंदाज़न कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इसके गड्ढे हैं कि वो फिर नमूदार हो जाते हैं। सो एनीबडी हु इज़ वर्किंग ऑन दिस रोड, प्लीज़ आप क्या जान के करते हैं कि आपको थोड़े दिन बाद दोबारा ये काम करना पड़े, या कोई वाकई टेक्निकल फॉल्ट है तो इसे दूर किया जाए। और वी गोना सी यू ऑन मंडे। टेक केयर, स्टे सेफ।